छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, मेडिकल, इनकी सैलरी, किस किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ये सारा बताऊंगा। देखिए, पिछले वीडियो में आपने एनडीए का मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। एनडीए के बारे में पूरा A to Z चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। यदि प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो उससे पहले आप जान लें। देखिए, पहले कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ साल पहले नेवी और एयरफोर्स के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नेवी की कट ऑफ तकरीबन 80% से ऊपर जाती थी। बच्चों के कॉल लेटर आते थे, उसके बाद में वो एग्ज़ाम दे पाते थे। एयरफोर्स में भी ऐसा ही था। एयरफोर्स लगभग 78 के आसपास परसेंटेज आती थी, यानी 78% से नीचे के जो स्टूडेंट्स होते थे वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते थे। 80% से नीचे वाले नेवी का नहीं दे पाते थे। इसका सबसे बड़ा प्रोसेस, सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, यानी जिन्होंने किसी वजह से 12वीं में परसेंटेज नहीं बनी और जो बहुत अच्छे होनहार हैं, जो अच्छा कर सकते थे, वो उस सिलेक्शन प्रोसेस से या रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, and what is the salary procedure, I-Vision, everything I will tell you in this video. Please watch carefully. और जो छात्र fully dedicated हैं तैयारी करने के लिए, या फिर जो पेरेंट्स fully dedicated हैं तैयारी करवाने के लिए, वो कॉपी पेन लेके एक एक चीज़ नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद वो चेक करें, अपने बच्चे से पूछें बैठा के कि भाई ऐसी ये प्रोसेस है, इस तरीके से एग्ज़ाम होता है, आप ये इसके लिए फिट बैठते हो और आप फिजिकली मेंटली फिट हो तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एयरफोर्स की बात करें दोस्तों, तो एयरफोर्स में आप लोग दो तरीके से भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। नेवी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नेवी को भी आप 3-4 तरीके से ज्वाइन करते हैं। AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड या मैट्रिक रिक्रूट, इस तरीके से आप 4 तरीके से नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं क्लास पास करने के बाद सबसे बढ़िया अभी सुनहरा मौका है कि जब से परसेंटेज का क्राइटेरिया हटाया है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने, जो पहले रहता था वो अब नहीं है, बेसिक परसेंटेज रख दी है, ठीक है। 60% अमूमन 60-62% के आसपास भी बच्चे की है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करता है। 70 बनने के बाद वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि जिसकी 80 अबव परसेंटेज है वो कैंडिडेट्स ही उनके कॉल लेटर्स आते थे और उनके एग्ज़ाम होते थे। एक एक प्रोसेस को हम लोग समझते हैं एयरफोर्स में। देखिए, ऑफिसर्स एंट्री मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनडीए के अंदर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। नॉन ऑफिसर पोस्ट के लिए यदि आप आर्मी में जाते हैं तो जनरली हम लोग इंडियन आर्मी में उसे सोल्जर कहते हैं, ठीक है, सिपाही जिसको कहते हैं। इंडियन नेवी में उसे सेलर कहते हैं, वही आप सिपाही कह सकते हैं। और इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से आप ज्वाइन करते हैं 12वीं के बाद में, यानी आप सोल्जर बनेंगे या फिर आप सेलर बनेंगे या एयरमैन बनेंगे। ये अलग अलग ये नाम होते हैं, बाकी लगभग इक्विवेलेंट सी सारी प्रोसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं कि देखिए, पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुआ करते थे और अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से सबसे बढ़िया जो चीज़ हुई है वो तो ये है कि ऑनलाइन प्रोसेस में एक एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट ढंग से एग्ज़ाम होते हैं। ट्रांसपेरेंट ढंग से, कहीं आप सुनते होंगे इधर उधर का हल्का फुल्का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहकाव में नहीं आए किसी के, और आप अपनी मेहनत पे ध्यान दें और अपनी काबिलियत के बेस पे आप ज्वाइन करें। अब भारतीय वायुसेना या भारतीय नेवी, जल सेना ज्वाइन करना आसान है। आप 12वीं पास यदि बहुत अच्छे से आपने यदि मैथमेटिक्स से यदि की है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं
देखिए, सबसे पहली बात, जब मान लो कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करने आता है तो उससे कहता है सर मैं वाई एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहता हूँ, वाई ग्रुप, कुछ लोग कहते हैं कि वाई ग्रुप की तैयारी। लेकिन देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स ग्रुप में क्या होता है, वाई ग्रुप में क्या होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, किस किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, क्या क्या सिलेबस होता है। ये सारी चीज़ें पता होने के बाद जब आप पूरी तरीके से हर मापदंड पे, मेजरमेंट्स पे जब आप अपने आप को खरा पाएँ, तो उसके बाद आप ये ज्वाइन करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में यदि जाना चाहते हैं, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो मेरी विशेष जो पेरेंट्स हैं, बच्चे तो फिर भी इतना 12वीं पास करने के बाद इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को अपने आप से ही तैयारी करें, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन फिर भी मेरी पेरेंट्स से यही विनती है कि वो सबसे पहले अपने बच्चे का एक बढ़िया हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर से आप मेडिकल कराएं। आप आरसीआई डिफेंस एकेडमी में आ जाएं, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वो आप मेडिकल करेंगे। मेडिकल करने के बाद यदि आपके कोई ऐसा इश्यू पाया जाता है कि आप भारतीय वायुसेना में, जल सेना में या भारतीय थल सेना में नहीं जा सकते हैं, तो मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग किसी और चीज़ की तैयारी करें, ज़बरदस्ती तैयारी नहीं करें। क्यों? क्योंकि मैंने खूब देखिए, मैंने लगभग पढ़ाते हुए 9 साल हो गए डिफेंस में, मैंने ये देखा है कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो क्लास में बैठे होते हैं भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए, वो अनफिट होते हैं। अनफिट मतलब जैसे मान लो कोई भी डिजीज है, कलर विजन है, स्वेटिंग है, हाथ मतलब वाइब्रेशन है हैंड्स में, या नोकनी वगैरह टच हो रहे हैं, या बहुत सारी इसमें मेडिकल चीज़ें होती हैं, आप चेक कराएं, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले यदि अपने आप को फिट पाते हैं तो ही शुरू करें, अन्यथा जब आप काम करते बीच में जाके आपको पता लगेगा तो बहुत हिम्मत टूटती है और पैसा भी बर्बाद होगा। तो मैं आपको पहले एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यदि आप एक्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, एक्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वाई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स ग्रुप में जब आप जाते हैं, एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप टेक्निकल वैकेंसी के लिए जाना जाता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल के लिए। हाँ, अब आप आते हैं, देखिए एक्स ग्रुप में टेक्नीशियन में आपको कौन कौन सी पोस्ट वहाँ पे या किस किस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। आपको एक्स ग्रुप में ऑटोमोबाइल फिटर के रूप में काम मिल सकता है। मैं आपको एक्स ग्रुप की टेक्निकल पोस्ट बताता हूँ। ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप फिटर और वेपन फिटर। तो कुल मिला के ये एक्स ग्रुप की टेक्निकल पोस्ट हैं। और अब बात करते हैं कि वाई इसकी नॉन टेक्निकल पोस्ट की। देखिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो एक्स ग्रुप में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की होती है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में भी 2 पोस्ट होती हैं जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जैसे जो वाई ग्रुप ज्वाइन करते हैं बच्चे, और वो होती हैं आपकी कम्युनिकेशन टेक्नीशियन और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। उसके बाद हम बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप की बात करते हैं कि वाई ग्रुप एक्चुअली एक्स ग्रुप में तो PCM होना जरूरी है, लेकिन वाई ग्रुप में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। तो देखिए, वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल लैटरी में आप एडमिन असिस्टेंट की आपकी पोस्ट, एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट, मेडिकल, लॉजिस्टिक, इन्वायरमेंट सपोर्ट सर्विस या ऑप्स, मेट्रोलॉजिकल, ग्राउंड ट्रेनिंग, इंडियन एयरफोर्स। आप इंडियन एयरफोर्स में आप इंडियन एयरफोर्स पुलिस भी ज्वाइन करते हैं एज ए, आप इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी या म्यूजिशियन, इस तरीके की नॉन टेक्निकल पोस्ट इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एज की। देखिए, एज जो है 17 से 21 तक, आप 17 से लेकर 21 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए वाइल ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, वैसे 16.5 से फॉर्म भरते हैं और ज्वाइनिंग तक आपकी 21 एज होनी चाहिए। एक मैं अगली चीज़ बता दूं कि ये मेल कैडेट्स के लिए ही है और वो अनमेरिड होने चाहिए। ठीक है, अनमेरिड। देखिए, इंडियन, यदि आप NDA की बात करते हैं, आप नेवी की बात करें या फिर एयरफोर्स की बात करें, एक तो कंपलसरी शर्त यह है कि आप अनमेरिड हो। तो आप बहुत जल्दी, इतने जल्दी शादी ना करें, क्योंकि 20-21 साल कोई शादी की एज भी नहीं होती। और आप यदि इनमें जाना चाहते हैं तो आप अनमेरिड होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, और उसके बाद आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स का जो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले बच्चे के माइंड में आता है कि यार मैं एक्स ग्रुप भरूं या वाई ग्रुप भरूं। देखिए, आप एक्स ग्रुप भी भर सकते हैं, आप वाई ग्रुप भी भर सकते हैं, आप एक्स वाई दोनों भी भर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 20 मिनट,
फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 20 मिनट, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मिनट और टोटल आपको 70 क्वेश्चन 60 मिनट। ये एक्स ग्रुप टेक्निकल पोस्ट के लिए है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में देखिए आपको इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मिनट, रागा, ठीक है, रागा जो होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का, ये 30 क्वेश्चन होते हैं 25 मिनट और टोटल 50 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको सोल्व करने होते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, इनका अलग अलग है। देखिए यदि आप एक्स और वाई दोनों भरते हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर उसी में कंसिडर हो जाता है और उसके बाद आपका सेम टू सेम यही सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपको यदि बात करें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, 1/4, और करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, -0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब मान लो कि आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, आपने एग्ज़ाम दिया, आप सेलेक्ट हो गए। एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद आपका फेज सेकंड, यानी फेज फर्स्ट आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फेज सेकंड जो आएगा उसमें फेज सेकंड में आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा, देखिए 1.6 किलोमीटर की रेस होती है और 6.5 मिनट मिलते हैं। आप मान के चलिए कि 5.5 या 6 मिनट के अंदर अंदर की आप 5 मिनट या 6 मिनट तक की भी प्रैक्टिस करेंगे तो 6.5 मिनट में आपकी रेस हो जाएगी, यानी 1.6 किलोमीटर यानी 6.5 मिनट में, और 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स, मानी 20 उठक बैठक प्रॉपर वे में आप यदि ये लगा देते हैं तो आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, आप फिजिकली फिट भी हैं, ठीक है, आपने ये सारे प्रोसेस थे फिजिकली फिटनेस के आपने सक्सेसफुली क्लियर कर ली। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या है, वो ये होता है कि एक होता है डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, DFT। तो DFT जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में देखिए 15 मिनट आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, और आपको 15 मिनट मिलते हैं। फिर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है SRT का, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। और फिर सिचुएशन, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक शेर आ गया, ठीक है, जंगल में जा रहे हैं अचानक शेर आ गया। अब उसमें मान लो पहला ऑप्शन होगा कि आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, ऑप्शन A। ऑप्शन B, आप वहीं लेट जाएंगे। ऑप्शन C, वहाँ पेड़ होगा उस पर चढ़ जाएंगे। ऑप्शन D, सभी सही है। तो आप इसमें से जो भी आपको करेक्ट लगता है, आपके सामने सिचुएशन क्या आई कि शेर आ गया, जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया, अब आपकी रिएक्शन क्या होगी। देखिए रिलेवेंट और जो आंसर की उन्होंने बनाई हुई होती है एयरफोर्स में, उसके अकॉर्डिंग यदि आप आंसर्स देते हैं तो आप बिल्कुल फिट यानी आप सही पाए जाते हैं। और उसके बाद रिजल्ट आता है उसमें आपकी, और आप मान लो कि DFT डायनेमिक फैक्टर टेस्ट और जो SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये दोनों क्लियर करने के बाद फिर आपका आता है क्या, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। आपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो है उसके अंदर क्या करना होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, 15-15 का ग्रुप बना दिया जाता है। उसमें ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है, आपको 1 मिनट का इंट्रोडक्शन आपको देना होता है इंग्लिश में। 1 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद में आपको एक आर्टिकल दिया जाता है, उस आर्टिकल को 4-5 मिनट आप रीड करिए केयरफुली, और उसके बाद में उसके ओपिनियन आपको रखने होते हैं ग्रुप के अंदर। देखिए मैंने आपको एयरफोर्स में सारा प्रोसेस बताया है, इसमें क्या करना है। उसके बाद जब आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट भी क्लियर कर लेते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपका ये सारा प्रोसेस होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और आपके सिलेक्शन होने के बाद में मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट आने के बाद में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं फाइनली, उसके बाद आप 9 मंथ की ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। और 9 मंथ की ट्रेनिंग में देखिए बेसिक भी हो जाती है उसके अंदर, और आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी हो जाती है, और आपकी ट्रेड ट्रेनिंग भी हो जाती है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ओके, अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है स्टूडेंट्स के सामने, आजकल टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। आप देखेंगे कि मैं ये 90% कहूँ तो भी ज़्यादा गलत नहीं है, 95% कह लें, 95% बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड हैं। यानी जैसे कोई ड्रग एडिक्ट नहीं होता, जैसे किसी बहुत गलत चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो आज एक मोबाइल एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ रही है कि कहीं सड़क पे जा रहा है कोई आदमी, बस में जा रहा है, घर में बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं आसपास वालों से, उसका मोबाइल
और वर्चुअल दुनिया, जो उससे वर्चुअल दुनिया जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी रियल लाइफ असल लाइफ में, उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है। फेसबुक पे पोस्ट डाल दी है, व्हाट्सएप पे डाल दी, ये नॉनसेंस चीज़ें आने के बाद में बर्बादी ज़्यादा हुई है, कहें तो एजुकेशन सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ की मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहता हूँ कि मोबाइल गलत डिवाइस नहीं है, आप इसे पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं ये मेन बात है। अभी एक दैनिक भास्कर का या फिर दैनिक भास्कर का ही सर्वे था, उसमें यह आया था कि भाई 89% पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब से ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई है तब से हमारे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ा है, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। ठीक है, 89%, आप कहेंगे लगभग पूरे आ गए इसमें। ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उनको मोबाइल के ज़्यादा चिपके रहते हैं और अननेसेसरी चीज़ें ये देखना वेखना, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि ये है फैक्ट भी है, क्योंकि ऑनलाइन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। पहली बात क्यों? क्योंकि फिजिकली जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, फिजिकली जब आप कोई सामने बैठ के कुछ सीखते हैं, उसका तो मुकाबला ऑनलाइन में हो नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन में कैंडिडेट जितना उसको आता है, जितना उसने फ्रिक्वेंटली बोर्ड के सामने बोल दिया कर दिया, ठीक है, बट ऑफलाइन में एक डीप स्टडी होती है और उसी के माध्यम से सिलेक्शन निकलते हैं। फिर भी ऑनलाइन मान लीजिए कि कोरोना काल में एक दुर्भाग्यवश एक ऐसी बीमारी जो फैली है, इस वजह से हमें ऑनलाइन भी आना पड़ा, बाकी हेल्पफुल तो ऑनलाइन भी है। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार उनको आता है कि यार मेरे चश्मा लगा हुआ विजन। मैं आपको विजन बताता हूँ। विजन का क्या है, एक्स ग्रुप में 6/12 तक के कैडेट्स जा सकते हैं और वाई ग्रुप में 6/36। ये है विदाउट ग्लासेस। विद ग्लास यानी चश्मा लगाने के बाद आईज 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पावर की। एक्स ग्रुप में -0.5 से +2 तक और वाई ग्रुप में -3.5 से 3.5 तक +3.5 तक के जो कैडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंखों की कोई ज़्यादा बहुत बड़ी इशू नहीं है। आप पावर, यदि आप चश्मा भी लगाते हैं तो भी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रेनिंग 9 मंथ्स की बताई मैंने, बेसिक और ट्रेड। एक्स ग्रुप में जो सैलरी होती है वो बेसिक एक्स ग्रुप की 33,100 रुपये और प्लस DA। ठीक है, लगभग आपको ये मान लो 40,000 के आसपास आपको मिल जाता है एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में 26,900 प्लस DA। ठीक है, और आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं एयरफोर्स में तो एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन के रूप में ज्वाइन करते हैं, और ये इंडियन आर्मी में जो सोल्जर की जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट है। यानी ये अलग अलग नाम है अलग अलग इस स्ट्रीम्स में। ओके, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो एयरफोर्स में ही होती है। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा इंडियन नेवी का। देखिए, इंडियन नेवी में भी AA, SSR, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड, मैट्रिक रिक्रूट, ये 3-4 टाइप की भर्तियां जो निकलती हैं। इसमें SSR और AA का यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स के 25 और जनरल नॉलेज के 25। जो जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन जो इंडियन नेवी में आते हैं उनमें से 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं। ठीक है, ये तर्क शक्ति से होते हैं। इसमें फिजिकल फिटनेस का वही दायरा है, 1.6 किलोमीटर की रेस चाहिए आपको और वो 7 मिनट का टाइम चाहिए। बात करते हैं 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स, 20 उठक बैठक और 10 पुशअप, इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। उसके बाद में आपका मेडिकली फिट होने के बाद में मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद में ये सारा प्रोसेस, यानी 100 क्वेश्चन लगभग 60 मिनट। देखिए आप कितने ज्ञानी हैं अपनी सब्जेक्ट को लेके, या कोई कितना ज्ञानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपटीशन में। कंपटीशन में फ़र्क पड़ता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, बहुत अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत कम परसेंटेज होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का। दोस्तों एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, आप अपनी कॉपी में लिख लें। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को भारतीय वायुसेना में भेजना चाहते हैं, या जो छात्र भारतीय वायुसेना या भारतीय जल सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ध्यान दें कि इस तरीके का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। दोस्तों इतना टफ प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको तकरीबन 6 महीने आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। खुद में डिसिप्लिन लाना ये दुनिया का सबसे कठिन टास्क है। आप सोचिए कि आप भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में जाना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं,
नियमित रूप से रनिंग करते हैं, नियमित रूप से अपना फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं? जी नहीं। ये मान लीजिए आप कि 0.01% के आसपास होंगे लोग जो ऐसा करते हैं डेली। एक दिन 2 दिन करने से कभी रिजल्ट नहीं आया करते, डेली की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए एयरफोर्स में और नेवी में आप किसी भी पद पर सेलेक्ट होते हैं तो मैं मोटे मोटे तौर पे यदि मैं एक गांव की भाषा में कहूं तो 40 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी, जो लगभग एक फर्स्ट ग्रेड स्टेट गवर्नमेंट के फर्स्ट ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा मेडिकल कवर मिलता है, आपकी फैमिली को मेडिकल कवर मिलता है, और आप 15-16 साल जॉब करने के बाद में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत आपको सेकंड जॉब भी आपके बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन आपका होता है और दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप 12वीं के बाद में यदि भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत सुनहरा मौका है। आप RCI डिफेंस एकेडमी बानसूर में आएँ। सबसे पहले हमारे यहाँ एयरफोर्स से रिटायर्ड डॉक्टर हैं जिन्होंने एयरफोर्स में सेवा दी है, वो आपको मेडिकली चेक करेंगे। देखिए एडमिशन लेना और नहीं लेना एक अलग बात है, एडमिशन अलग बात है, लेकिन अपने आप को चेक करना कि भाई मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग फिट नहीं होंगे उन्हें हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि जो लोग फिट नहीं होंगे मेडिकली, ठीक है, उनको तैयारी कराना भी उनके साथ धोखा करना है, उनका टाइम भी ख़राब होगा, उनका पैसा भी ख़राब होगा। तो आप पहले मेडिकल कराएं, मेडिकल कराने के बाद जब आप फिट हों फिर आप सोचें कि भाई मुझे तैयारी करनी है, तब आप तैयारी करें और भारतीय वायुसेना और जल सेना में जाने का सुनहरा अवसर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।